हमने ये वाला टॉपिक चर्चा किया था वचन, एक वचन और बहुवचन। आज हम लोग बात करेंगे इस पर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हिंदी में जो व्याकरण में ये बहुत ही आवश्यक आपके लिए टॉपिक है कि किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करना कि वो किस लिंग के अंतर्गत आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचानना। व्याकरण की दृष्टि से क्या पहचानना कि कौन सा शब्द जो है हिंदी में स्त्री जाति का बोध कराता है और कौन सा शब्द जो है पुरुष जाति का बोध कराता है। ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा। दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्या इसमें कि कोई भी जो है विकारी शब्द, ठीक है, कोई भी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता होगा वही हमारे लिए क्या कहलाता है, जेंडर या लिंग कहलाता है। बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, उलझना नहीं है इसमें कि क्या होगा। बहुत जोर भी देने वाली बात नहीं है। दो प्रकार के जाति बोध कराता है, जाति मतलब लिंग बोध कराता है। स्त्री होने का भाव शब्द मिलेगा तो उसको आप, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं जिसको आपको लगेगा कि ये पुरुष का नाम है तो वो पुल्लिंग होगा, महिलाओं का नाम होगा तो ये महिला। किसी व्यक्ति के नाम को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है किसी ऐसे वस्तुओं के बारे में, पदार्थों के बारे में, उनका हम लोग जेंडर डिसाइड करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो पुल्लिंग किसको कहेंगे, जिसमें किसी विकारी शब्द के, यहाँ विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण होते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। उन सभी का जेंडर डिसाइड करने वाले जो भाग होंगे वही हमारे लिए क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का निर्धारण करेगा। तो जिस किसी विकारी शब्द, अब विकारी शब्द में बार बार ये लिख देता हूं मैं, विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया, विशेषण शब्द हो गया, उसके बाद क्या होता है, क्रिया शब्द हो गया। ये सभी क्या है, विकारी शब्द है। और ऐसे शब्दों के लिए ही हम लोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भाव प्रकट करते हैं। तो जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा अब तो पूछा जाता है नहीं। जैसे नाम हो गए लोगों के, गोविंद हो गया, अध्यापक मेरा, उसके बाद है कलर के हिसाब से काला। ये क्या दिखाता है, संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के जाति को दिखाता है। तो वही बार बार यही मैं आप लोगों को बोलूंगा कि व्यक्तियों के नाम को आप पहचान पाओगे, लेकिन जैसे ही बात आएगी निर्जीव वस्तुओं के बारे में तो आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना होगा। पुल्लिंग में क्या लिखेंगे, पुरुष जाति का बोध, परिभाषा खत्म। स्त्री में लिखेंगे स्त्री जाति का बोध, परिभाषा खत्म। अब यहां से जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। 2-3 टॉपिक पढ़ना है आज हिंदी में, ठीक है। 3 दिनों में प्रयास करते हैं कि हिंदी का जितना भी सेक्शन है, ये गिरने वाला होगा बताना है। चलिए, आखिर हम अब हिंदी डालेंगे पहचान। किसी भी पुरुष जाति या स्त्री जाति का होना, उसकी पहचानना, उसको शब्दों को समझना, पहचानना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य चीजों को समझना। पहचान कैसे करें, पहचान में हम पहले जितने भी ऐसे जेंडर या ऐसे लिंग है जो किस भाव को रखते हैं, पुरुष होने का बोध कराता है, पुल्लिंग कराता है, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जोर आपको देना है किस पर, अब शब्दों पर जोर देना है कि किसको हम लोग पुल्लिंग मानेंगे, किसको स्त्रीलिंग मानेंगे। तो पुल्लिंग पहचानने के तरीके आप लिखेंगे, पुल्लिंग पहचानने के तरीके दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला तरीका ये होता है प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। प्राणीवाचक में जितने लोग हैं जो जीवित होते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या रखते हैं, पुल्लिंग का भाव रखते हैं। जैसे पुरुष अपने आप में पुरुष है मतलब पुल्लिंग है,
आदमी, इंसान, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बंदर, बंदर कौन सा है, पुल्लिंग में आता है। पशु बोल दिया गया तो पुल्लिंग शब्द है। खरगोश भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। गैंडा, उल्लू, उल्लू भी क्या है, पुल्लिंग। सांप, मच्छर, तोता, इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को एक समान रूप से पुल्लिंग ही मानते हैं, ये आप लोगों को समझना होगा। जैसे मच्छर की पत्नी को क्या कहेंगे, मच्छर ही कहेंगे ना, तो एक ही शब्द दोनों के उपयोग किया जाता है, लेकिन वो हमेशा किस लिंग में शामिल है, पुल्लिंग शब्द में। मोर है, लेकिन मोरनी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कबूतर है, कौवा है, खटमल, कछुआ। तो जितने प्राणी हैं उसमें से कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो किसका भाव रखते हैं, पुल्लिंग होने का भाव रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्राणी नहीं है, लेकिन वो पुल्लिंग शब्द में उसका नाम आता है। अब स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको आप लोगों को रखना पड़ेगा याद। फास्ट थोड़ा बताऊंगा क्योंकि ये ज्यादा समझाने का टॉपिक है नहीं, जितना आप लोग इसको पढ़ेंगे उतना आप लोगों को समझ आएगा। जैसे पर्वतों के नाम है, पर्वतों के नाम में बहुत सारे ऐसे पर्वत होते हैं जो पुल्लिंग का भाव रखते हैं, जिसमें हिमालय, हिमालय पुरुष होने का भाव है ना। हिमालय कैसे जोड़ते हैं, हिमालय को वाक्य बनाइए और हिमालय को उस वाक्य में शामिल कीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, ऐसा सुने तो हिमालय एक गाना है ना, तो हिमालय क्या है, पुरुष होने का भाव है। विंध्याचल, ये भी एक पर्वत है जो क्या है, पुरुष है। अरावली पर्वत कहाँ है, अरावली पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ है, ये पर्वत है, कैलाश हो गया, आल्पस हो गया, सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या हो, कुछ ऐसे महीनों के नाम हैं जो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी महीना और अंग्रेजी महीनों में कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे चैत्र, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, हिंदी महीना में मार्च, ये कौन से शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। है? हाँ, महीनों के नाम में ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दिन में सोमवार, मंगलवार, शनिवार, दिनों के नाम में। कुछ ऐसे देश होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जिसमें भारत क्या है, भारत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, लेकिन जय बुलाते हो तो क्या बोलते हो, भारत, तो क्या हो गया फिर, हाँ, वो आपका संबोधन है देश के प्रति, जो उनको धरती माता के हिसाब से भारत माता का नाम रखा गया है, लेकिन भारत जो शब्द है, नाम है, वो कैसा नाम है, पुल्लिंग नाम है, जो दिखाता क्या है, लोगों के नाम, लड़कों का नाम भी रखा जाता है ना, भरत, भारत। अमेरिका माता नहीं होता है, अमेरिका पुल्लिंग है, चीन भी पुल्लिंग है। हाँ, श्रीलंका को स्त्रीलिंग माना गया है, क्या माना गया है, श्रीलंका को स्त्रीलिंग। कुछ कुछ लिखो, बाकी पीडीएफ तो दूंगा ही, बैठ के आपको लिखना है। ठीक है, लिखोगे तो याद रहेगा ही। श्रीलंका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है। महीनों के नाम में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, और बहुत सारे महीने होंगे, उसको देखते हैं। कुछ ऐसे ग्रहों के नाम होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है, और उस ग्रहों में पृथ्वी को छोड़ करके सभी ग्रह क्या है, पुल्लिंग। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कौन कौन से
ग्रह कितने हैं? सूर्य भी अपने आप में ग्रह तो नहीं है, लेकिन ये किस में आता है? चंद्रमा भी क्या आता है? चंदा को क्या माना जाता है? चंदा मामा बोला जाता है। और पृथ्वी, पृथ्वी को स्त्रीलिंग माना गया है। मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, राहु केतु, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यम, वरुण, अरुण सभी ग्रह के नाम है। हमारे यहाँ कितने ग्रह हैं? पूरे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिसको भी हम पुल्लिंग शब्द में शामिल करते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, लोहा। और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में अपवाद, तो ये पूछा जाता है चांदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है धातुओं के नाम में चांदी को। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप कहीं जब लिख रहे होते हैं तो उसी समय अपवाद लिखें, और अपवाद में चांदी लिख करके क्या लिख देंगे? स्त्रीलिंग। पेड़ पौधों के नाम में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, देखिए जितने प्राणी थे, प्राणी को तो आप आइडेंटिफाई कर लिए, पहचान लिए, लेकिन पेड़ पौधे, निर्जीव चीजें या फिर जिसमें प्राणी का भाव नहीं है, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो नीम का पेड़, बरगद का पेड़, बबूल, आम, पीपल, अशोक। लेकिन इमली क्या है? स्त्रीलिंग है। इमली जो क्या है? स्त्रीलिंग है। रिपीट हो गया है। इमली स्त्रीलिंग का भाव है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग। चावल भी पुल्लिंग होता है, गेहूं पुल्लिंग होता है, बाजरा, जौ, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ। लेकिन ज्वार क्या है? स्त्रीलिंग। जो अपवाद हैं उनको बार बार यही आप लोगों से विनती है, जो अपवाद होंगे उसको ज्यादा बेहतर ढंग से लिखें। वैसे ही जो पेय पदार्थ होते हैं जिसको हम पीते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? तेल हो गया, इसका उपयोग करते हैं, पुल्लिंग है। घी क्या है? पुल्लिंग है। दूध क्या है? पुल्लिंग है। शरबत भी पुल्लिंग है। पानी, मक्खन, सभी पुल्लिंग आते हैं। लेकिन जैसे ही बोल दिया जाए चाय, और जैसे ही बोल दिया जाए लस्सी, तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? स्त्रीलिंग में। चाय, लस्सी क्या है? स्त्रीलिंग। बाकी सभी पेय पदार्थ जिसमें तेल होता है, घी, दूध, शरबत, सभी किसमें आएंगे? पुल्लिंग में शामिल किए जाते हैं। लिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद कोई समय की बात है तो समय को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांटा गया है। जैसे क्षण बोला जाएगा तो सेकंड, मिनट, घंटा। दिन, सप्ताह, ये है पक्ष, ये पक्ष लिखा था, ये भी सभी पुल्लिंग है। माह भी बोला जाए तो भी पुल्लिंग। लेकिन अगर बोला जाता है रात, शाम, संध्या, दोपहर, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जितने स्वर होते हैं, ठीक है, जितने स्वर होते हैं उसमें छोटा ई, बड़ा ई और री, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं। छोटा ई, बड़ा ई और ऋषि, री, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। वर्णमाला के शब्द भी ध्यान रखेंगे। वैसे ही क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक जितने व्यंजन हैं वो सभी पुल्लिंग के श्रेणी में आते हैं। समुद्रों के नामों में भी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दोनों किसमें आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं।
तो आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, तो आप किसी शब्द को पहचानोगे तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए कठिन हो जाता है ना, क्योंकि आपको कभी प्राणी बोधक नाम नहीं मिलेगा। जो ऐसे चीजें हैं जो अप्राणी बोधक हैं, जिसको पहचानना आपको थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वैसे ही नाम एग्जाम में मिलता है। जैसे मूल्यवान पत्थरों के नाम में हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मणि बोल दिया गया और लाल बोल दिया गया तो दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, मणि और लाल स्त्रीलिंग है, मणि सुने हैं, लेकिन माणिक्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है। माणिक्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वैसे ही शरीर के अंगों के नाम में सिर बोल दिया जाता है, तो सिर का ऐसा शब्द उपयोग करते हैं ना, बाल भी बोल दिया जाता है, तो सिर का बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, होठ, मुंह, ये सभी पुल्लिंग आते हैं। कुछ अपवाद है जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जीभ, गर्दन, उंगली, ये स्त्रीलिंग है। देवी देवताओं के नाम में तो देवी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। इंद्र भगवान, यमराज, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पुल्लिंग है। इसको तो, ये तो प्राणी बोधक आ गया देवताओं के नाम में। तो थोड़ा सा नजर बना के रखें कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको लग रहा था कि पहचान लेंगे आसानी से। बिल्कुल ये धोखे में मत रहना कि हम वचन पहचान लेंगे, या धोखे में मत रहने कि हम किसी का शब्द सुन करके उसके जेंडर पहचान लेंगे, है ना। हिंदी अपने आप में बहुत कठिन वास्ट चीज है। कुछ रूल्स हैं। आपको क्या देखना पड़ता है, अगर किसी शब्द के अंत में, है ना, ये कुछ कुछ रूल्स हैं, किसी शब्द के अंत में क्या मिलता हो, आपा लिखा हुआ मिले, आव लिखा हुआ मिले, आवा मिले, आर और केवल अ लगा हो, अन लगा हो, ई लगा हो, एरा लगा हो, त्व लगा हो, दान, पन या खाना या वाला लगा हो, तो ऐसे शब्द हमेशा क्या होते हैं, सदैव अधिकांशतः पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे लिखा हुआ है बूढ़ा, तो यहाँ पर बूढ़ा में क्या जोड़ दिए, आपा, तो क्या हो गया, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा अपने आप में कौन सा शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। आव लगा हो, चुन धन आव, चुनाव, पहन धन आवा, पहनावा, सुन धन आर, सुनार, न्याय, दर्शन अन, दर्शन, पूज धन ईय, पूजन धन ईय, पूजनीय, चाचा धन एरा, क्या हो जाएगा, चेचेरा, देव धन त्व, देवता धन त्व होता है ना, क्या हो जाएगा, देवत्व। फूल प्लस दान, फूलदान। बच्चा धन पन, बचपन। सौंदर्य, उसके बाद ये है डाक धन खाना, दूध धन वाला। ये क्या आपको दिखा रहा है, पुल्लिंग शब्दों के ऐसे बने होते हैं, तो आपको कभी ऐसा शब्द मिलता है तो पहचानने के एक तरीके होते हैं, ये तरीका होता है। कुछ ऐसे शब्द जो मिलेंगे आपको अंत में, क्या वाले मिलते हैं, ख वाले मिले अंत में, ज वाले, न वाले, त्र वाले। तो ये चार ऐसे शब्द किसी भी अक्षर किसी भी शब्द के अंत में मिलता है, तो वो हमारे लिए कौन सा शब्द कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द। जैसे सुख, सुख और खुश दोनों कौन से शब्द होंगे, खुश, खुशी क्या है, खुशी शब्द स्त्रीलिंग है ना, लेकिन सुख जो है क्या है, पुल्लिंग है। जलज, जलज पुल्लिंग होगा। नयन पुल्लिंग होगा। आंख क्या है, आंख क्या है, गर्दन क्या है, शस्त्र भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है। अब
बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो किसका बोध कराते हैं, स्त्री भाव या स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे आप लोगों ने तिथि सुना होगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। प्रथम, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सब शामिल है ना। अमावस्या और पूर्णिमा भी अपने आप में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो अधिकांशतः स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, लैंग्वेज लोग, भाषा लोग। जैसे हिंदी, बोले तो हिंदी हमारी भाषा है, हमारा भाषा नहीं होता, हिंदी हमारी भाषा है। अंग्रेजी की भाषा, ठीक है, अंग्रेजी का भाषा नहीं, अंग्रेजी की भाषा। उर्दू, जापानी, मलयालम, ये सभी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भी क्या है, एक भाषा या बोली है, तो स्त्रीलिंग में आएगा वो। वैसे ही लिपि जो होता है, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि, यहाँ से रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, अरबी, फारसी। रोमन का आप लोगों को पता है, रोमन किसको कहते हैं, लिपि है खुद में। 1 2 3 4 हमेशा उपयोग करते ही हम लोग रोमन का, बाकी दूसरे अक्षरों का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, संख्यात्मक का हम लोग उपयोग करते हैं। रोमन में 50 कैसे लिखते हैं, आप बताओ। हाँ, बताएंगे। केवल एल होता है क्या, 100 क्या होगा फिर, सी की डबल सी, सेंचुरी से, और एल से क्या होगा, हाफ सेंचुरी। जितने बोली भाषा होते हैं, अभी देखिए ना, बोली में वो भी आते हैं, ब्रज बोली होगी, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र। कई लोगों को इसमें हमेशा से परेशानी होती है, डाउट होता है कि ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्योंकि नदी का नाम है, इस कारण से इनको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में शामिल किया जाता है। नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी है, रेणुका, कितने नक्षत्र हैं, ग्रह, अभी तो बता, ग्रह नक्षत्र 12 है क्या नक्षत्र। आप लोग किस नक्षत्र के हो पता है कि नहीं, राशि पता है, कौन सी राशि है, सबको पता होना चाहिए किस राशि, मतलब ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, आप किस राशि के किस गुण वाले हैं। राशि होता है, गुण होता है, गण जिसको बोलते हैं, है ना। कोई लोग राक्षस होते हैं, कोई मनुष्य होता है ना, और देवता, तीन ही चीज तो होते हैं। विवाह वगैरह के समय सभी लोग राशि वगैरह का मिलान करते हैं, गण का मिलान करते हैं। देवियों के नाम, जितने देवी के नाम होंगे वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। महिलाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होंगे, आशा, शबनम, रजिया, सीता। हाँ, ये लताओं के नाम, बेल, लताओं के नाम जिसमें अमर बेल है, मालती है, तोरई है। लौकी क्या होगा, हाँ, लौकी सब्जी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। आलू क्या होगा, हुँ?
जो आप लोग खाया जाता है, खाई जाती है ना, वो क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अपना विकार परिवर्तन कर रहे हो, इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहे हो आप। बताएंगे यही तो। आप लोगों को फिर लगता है बस स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बस बन जाएगा, ये बन जाएगा, लोग आए नहीं है आज। चलिए, थोड़ा सा पहचानने का कुछ तरीका होता है, और इसमें अपवाद भी होते हैं ना, ये एकदम स्पष्ट ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर आपको बोला जाता है कि किसी ऐसे शब्द में जिसमें आग, बड़े आ की मात्रा लगता है, जिसमें छोटा आ लगता है अर्थात बिना मात्रा के होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जिसमें मात्रा लगता है वो स्त्रीलिंग होता है। ये सभी जगह लागू नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः ये होता है। जैसे छात्र, छात्र लिखा है, तो ये छात्र जिसमें अ लगा हुआ है ये पुल्लिंग होता है, और हम लोग क्या करते हैं, आ को हटा करके आ की मात्रा लगाते हैं, तो ये बन जाता है स्त्रीलिंग। ये बनाने के तरीके के हिसाब से होते हैं, लेकिन सभी में अ और आ लगा हो और उसको हम एकाएक इसमें ले लेंगे ये जरूरी नहीं है। जिसमें आई लगा हो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मिठाई, मिठाई क्या है, स्त्रीलिंग है, ये पूछा जा चुका है मिठाई को। ठाकुराइन को तो जान ही लेंगे, ठाकुर से ठाकुराइन, नौकर से नौकरानी, ये काम का है आपका। सजावट स्त्रीलिंग है, तो ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। इसको ठाकुराइन को लिखने की जरूरत नहीं है, नौकरानी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगता है, ध्यान से सुनेंगे, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जिसमें छोटे ई की मात्रा लगता है वो भी स्त्रीलिंग होता है। जिसमें री लगता है वो स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि हमने वर्णमाला में तीन चीज देखे, छोटा ई, बड़ा ई और री, वो खुद में स्त्रीलिंग है, वो वर्ण ही स्त्रीलिंग है, तो जिस किसी शब्द में लगेगा वो स्त्रीलिंग ही करा देगा भाव उसका। लेकिन उसका भी अपवाद है, कई जगह पे काम नहीं आता है। घबराहट क्या है, स्त्रीलिंग है। गुड़िया स्त्रीलिंग है, गुड़िया से। गरीबी, गरीबी शब्द भी स्त्रीलिंग है। मानवता, ताकत, नीति, छोटी ई की मात्रा है। तो जो जो आप लोगों को लगता है कि ये लिखना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, गुड़िया ऑलरेडी क्या है, वो स्त्रीलिंग ही है। गरीबी, गरीबी तो स्त्रीलिंग ही का भाव होता है हमेशा से। चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। जब किसी शब्द में कोई मात्रा ना लगा हो, अर्थात अ लगा हो, उसमें हमको चेंज करना हो, अ से आ करना हो, तो जैसे ही अ से आ करते हैं क्या बन जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे छात्र से क्या हो गया, छात्रा। पूज्य से पूज्या। सुत से सुता। सुत का मतलब क्या होता है, पुत्र, और इसका मतलब हो गया पुत्री। वृद्ध, वृद्धा। भवदीय, भवदिया। आवेदन वगैरह लिखते रहे होंगे तो भवदीय और भवदिया का उपयोग करते थे। अनुज का मतलब छोटा, है ना, अनुजा का मतलब छोटी। हम ई लगा करके भी शब्द अ से ई बदलते हैं, तब होता है। जैसे देव का, देव का देवी, पुत्र का पुत्री। जो आप लोगों को लगेगा नया है उसको लिखेंगे आप। दास का दासी, मेढक का मेंढकी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, गोप का गोपी, नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, रस्सा, रस्सा कस्सी, सुने ना, रस्सा कस्सी। चाचा चाची। सिंपल चीज है, बदलना होगा तो। कभी कभी आ की मात्रा को या शब्द लगा करके बदला जाता है, और ये आप लोगों को ये सब देखने से ज्यादा आपको ये देखना है इनमें से कौन से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया गया है, पुल्लिंग से स्त्री बनाया गया है, तो किस नियम के आधार पर बनाया गया है। अ से इया हुआ है, आ से इया हुआ है, तो आ की मात्रा से क्या बन गया है, इया, तब हो जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बुढ़िया, बूढ़ा से बुढ़िया, डिब्बा से, बेटा से, लोट से या, बालक से बालिका। ईगा शब्द होगा अब, लेखक से लेखिका, विधायक से, नायक से, देवर से, भाव से,
शेर से, मोर से, जाट से, जाटनी, हाथी से। छत्तीसगढ़ी जो होता है, छत्तीसगढ़ी में बहुत ज्यादा जो है कठिन होता है लिंग परिवर्तन करना। और ये हाथी का कई बार आ चुका है छत्तीसगढ़ी में। हाथी का स्त्रीलिंग छत्तीसगढ़ी में बताना है आप। हाथी का। और ये बता दूं कि ये तो नहीं होता। हथनिन। क्या होता है? हथनिन। आजा बाबा का स्त्रीलिंग। हाँ, क्या होगा? आजी दाई। तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाना है। माली से मालिन। धोबी से, छत्तीसगढ़ी में क्या होगा धोबी से? हाँ, पढ़े होंगे आप लोग, ये तो आता ही है। साधु का कुछ ऐसे स्त्रीलिंग में बदलने वाले होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पे स्टार लगा देता हूं मैं, जो अलग ही होते हैं। कवि से क्या होता है? कवयित्री। वर से विद्वान का विदुषी। वीर से मर्द का औरत। साधु का साध्वी। ये कॉपी में होना चाहिए जो आपके काम का है। बाकी चीजें तो आप बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जेंडर में जो बिल्कुल अलग होते हैं। लिखेंगे इसको। कवि से कवित्री सही लिखा है, लिखेंगे। हो, ये तो काम करेंगे। ये संस्कृत में क्या क्या लिया जाता है, हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है, उसकी बात की जा रही है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कोई लिंक चेंजेस नहीं होता है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति, ये पद है। ऐसा पद जिसको महिला धारण करे चाहे पुरुष धारण करे, उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति ही कहा जाता है। जैसे अभी वर्तमान में, ठीक है, कौन है? महिला है, तो राष्ट्रपति ही बोला जाता है उनको। तो कुछ ऐसे हैं जिसका कोई जेंडर चेंज नहीं होता है। कुछ ऐसे पद हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर। डॉक्टर में डॉक्टर मतलब डॉक्टर, ठीक है। शिक्षक का क्या होता है? शिक्षिका होता है। और टीचर का क्या होगा? टीचर अंग्रेजी शब्द है तो कहाँ से इस हिंदी में आएगा वो? बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको आप लोग अपना लिए हैं। जैसे एक वचन बहुवचन में, एक स्कूल है तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? स्कूल। और बहुत सारे स्कूल है तो क्या बोलते हैं? स्कूलों की संख्या ऐसा बोला जाता है ना। तो फिर वही है, जब तक इसमें कारक विभक्ति नहीं लगेगा ये स्कूलों होता होगा नहीं। जबकि अंग्रेजी शब्द है। स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शाला बस नहीं बोलते, पाठशाला बोलते हैं। मैनेजर है, वो मैनेजर का पद कभी नहीं बदलता, चाहे स्त्री धारण करे चाहे पुरुष धारण करे। प्रिंसिपल भी वही होता है, महिला प्रिंसिपल पुरुष प्रिंसिपल नहीं होता। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल। क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है तो आपको ये तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये अंग्रेजी शब्द है, डॉक्टर, इंजीनियर। तो निम्न पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़े। आगे एक और टॉपिक है जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और वो है क्या बताएंगे? मुहावरे और लोकोक्ति।
और ये आपके ऊपर है कि आप कितने चीजों को समझते हैं। मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्ति किसे कहते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम पहले बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति की डेफिनेशन की, परिभाषा की, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लगातार प्रश्न जो है मुहावरे लोकोक्ति ना दे करके मुहावरे लोकोक्ति क्या है उस पर प्रश्न आ चुके हैं। तो मुहावरा क्या होगा, हम अपने बहुत सारे बातों को बताते हैं, बोलते हैं, तो हम बोलते समय कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं जो बहुत सारे बातों को क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। तो कहना चाहिए बहुत सा वाक्य ना बोल करके हमने छोटा सा वाक्य का अंश बोल दिया। तो मुहावरे ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होगा, यहां से लिखेंगे। मुहावरा जो है किस भाषा का शब्द है ये भी देखेंगे। किस भाषा का शब्द है ये, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरे का मूल अर्थ होता है एक्सरसाइज या अभ्यास। बात करें अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे, हमने शब्द शक्ति पढ़ा था उस दिन। शब्द शक्ति में क्या कहा था कि कुछ ऐसे शब्द शक्ति होते हैं जो मुहावरे ही होते हैं, है ना। जो लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना का कुछ हिस्सा होता है वो हमको क्या करता है, दर्शाता है। तो सीधा परिभाषा आप लिखेंगे, मुहावरे की परिभाषा जब लिखेंगे तो मुहावरा यहां से, मुहावरा क्या है, मुहावरा पूरे वाक्य का एक अंश है या मुहावरा एक वाक्यांश है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके जैसा वो बोला गया है वो ऐसा ना समझ करके उसका विशेष अर्थ व्यक्त करेगा। तो वो शब्द क्या कहलाएगा, मुहावरा कहलाता है। और इसे दूसरे शब्दों में वाग धारा भी कहते हैं। ये लिखेंगे, वाग धारा किसको कहते हैं, मुहावरे को ही कहते हैं। और समझे कैसे, मुहावरा एक आध बताएंगे, कुछ मुहावरे बोलेंगे आप। क्या बोले, हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं गाल बजाना, यहाँ पर गाल बजाना एक ऐसा शब्द है जो बहुत लंबे वाक्य का एक सार शब्द होगा, है ना। लंबा वाक्य होगा, उस वाक्य का एक हिस्सा है। तो हम वो शब्द ना बोल करके, उस सेंटेंस को, वाक्य को ना बोल करके एक दूसरा शब्द बोल दिए हैं। तो जैसे ही इसका हम क्या निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो कहता है अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करेगा। अब ये गाल बजाना का जो है, गाल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन में गाल शब्द आता है तो वो उत्तर होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इसका हमेशा विशेष अर्थ निकलेगा, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा भाव होगा, कोई ना कोई ऐसा मीनिंग होगा जो इसको इंडिकेट कर रहा है। तो गाल बजाना का मतलब क्या होता है, बताइए, कौन बोला था गाल बजाना, है? नहीं, क्या होता है बताएंगे। मुहावरे सरल नहीं है, वाक्य के अंश पता करना है। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना होता है क्या, है? देखिए बताएं, बात को देखिए। ये परिभाषा में, जैसे प्रश्न में ये पूछा जा चुका है, कूट में, कूट बोलता हूँ, एक स्टेटमेंट के हिसाब से मुहावरे होते हैं, मुहावरे होते हैं किसी भी वाक्य का अंश और उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। मैं कुछ दूसरा बोला क्या, वही होता है ना, नहीं होता, वही होता है। तो अब ऐसी कोई भी मुहावरा बोल दो कि पूछोगे तो चैलेंज हो जाता है मेरे लिए कि क्या होगा, मैं पढ़ता हूं नहीं ये सब। देखिए अर्थ, देखिए इसका गाल बजाने का अर्थ ये हो गया, क्या भाव निकला है
जिसका गाल से कोई कनेक्शन नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो है जगह जगह जा करके ऐसे कर रहा होगा, अपनी बड़ाई कर रहा होगा, है ना, तो उसको किस रूप में दिखा रहा है, वो विशेष अर्थ के रूप में प्रकट कर रहा है। वैसे ही लोकोक्ति क्या है, इसको थोड़ा सा भाव को समझिए। लोकोक्ति भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मुहावरा। लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक और उक्ति। ठीक है, बहुत पहले लोग क्या करते थे, बोलते बोलते के क्रम में कुछ ऐसा शब्द बोल देते थे जो हमारे जन प्रचलन में वो आ चुका है, और जन प्रचलन ने उसको स्वीकार किया, और जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो उसको बताने के लिए दूसरी बात हम लोग करते हैं। तो इसमें जो वाक्य जिस संदर्भ में बात की जा रही होती है उसी की ही बात की जाती है। मुहावरे में जो चीज बोला जाता है उसका विशेष नया अर्थ निकलता है। वो 5 शब्द का मुहावरा है तो पांचों से कोई कनेक्शन नहीं होगा उसका उत्तर का, ठीक है, शब्दों से। लेकिन लोकोक्ति क्या है, किसी घटना को बोल करके बता दे हैं और वो पूरी बात को बोल के बताएंगे, उसका विशेष अर्थ वाला बात नहीं होता है, जो बात कही जाएगी वही अर्थ उसका निकलेगा। तो देखिए, अर्थात ये हो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत सारे ऐसे बात प्रचलन में होते हैं जो क्या होता है, हम उसको सीधा सीधा क्या कर लिए हैं, लोकोक्ति के रूप में उठा लिए हैं। आगे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहित्यकारों में, साहित्य में या साहित्यकार के हिसाब से कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, जब किसी प्रकार का लोक अनुभव को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कुछ ऐसा वाक्य आपको मिल गया, कोई कथन हो गया, कोई लोगों की बोली गई बात हो गई, या कोई ऐसा उक्ति हो गया जो अर्थ के आधार पर, वो भी अर्थ सामान्य अर्थ नहीं, विशिष्ट अर्थ ही निकलेगा, विशिष्ट अर्थ पर संक्षेप में ही उस रियलिटी को बताया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कहावत या लोकोक्ति। जैसे भैंस भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहे पगुराए, तो आप उस वाक्य को पूरा कर दिए हो, उस वाक्य के माध्यम से, उस उक्ति के माध्यम से हम किसी दूसरे को क्या कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। तो लोकोक्ति का मतलब हो गया, अगर किसी चीज को कुछ बोलना होगा तो हाना, छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोलते हैं, हाना बोल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ी में बहुत एक से एक हाना है, ठीक है। तो लोकोक्ति लोगों की उक्ति हो गई जो जन प्रचलन के माध्यम से लोगों के द्वारा बोला गया है, और मुहावरा क्या हो गया, एक बड़े बात को संक्षेप में बताना, एक वाक्य का अंश बस बोलना। तो ठीक, उसी बात को देखिए, अंतर क्या है इसमें, दोनों में डिफरेंस ये है कि मुहावरा देखने में क्या होता है, छोटा होता है, अर्थात पूरे वाक्य का एक अंग मात्र होगा, ठीक, छोटी बात में बताया जाएगा, और साथ ही इसका लाक्षणिक अर्थ भी निकलेगा जो हमने शब्द शक्ति में बात किया था, उसके कुछ दूसरे लक्षण निकलेंगे, हमेशा दूसरे लक्षण निकलेंगे। जैसे लाठी को खाना, तो लाठी खाना का मतलब इस लाठी को भोजन के रूप में ग्रहण करना नहीं है, लाठी खाना मतलब मार खाना होगा। तो प्रहार सहना या मार को सहना होता है, विशेष अर्थ निकला। लक्ष्य लक्षणा शब्द शक्ति, लाठी खाने की थोड़ी चीज है ना, लाठी खाने की चीज नहीं है, लेकिन लोकोक्ति में जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है लगभग वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, उसमें अधूरापन नहीं होता। जैसे कि एक लाइन है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका उदाहरण में अर्थ का अधूरापन नहीं है, न ही वाक्य अधूरा है, पूरा है। यहाँ पर उल्टा चोर मतलब चोर ऐसे उल्टा नहीं है, क्या होगा, चोर ही कोतवाल को, उस समय ये उस समय की युक्ति होगी जो कोतवाल को हम बहुत बड़ा क्या मानते थे, पुलिस के बदले कोतवाल ही गांव की सुरक्षा करता था। तो चोर जब पकड़ा गया तो क्या बोलता है कि तुम्हारे कारण से ही तो हो रहा है ना। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब जो लोग चोरी करते हैं वो पुलिस को ही क्या बना दे रहे हैं, चोर बना दे रहे हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण, बहुत सारे हैं, अब ना लिख भी सकते हो या केवल देख भी सकते हो,
अंगारे बरसना, तो अंगारे बरसना का संबंध किससे है? अत्यधिक गर्मी पड़ना। आप लोगों का रिटर्न एग्जाम तो है नहीं, इसलिए अर्थ पे जाएंगे, वाक्य प्रयोग पर आप लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। अंगारे पर पैर रखना क्या होगा? कठिन काम करना। बहुत सारे हैं यहाँ, 400-500 आपको मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे, 400-500 आपको। अंगारों पर पैर रखना मतलब हो गया क्या काम करना? कठिन काम करना। अंगारे पर ही सिर पर धरना, मतलब आग को ही सिर पर रखना इतना कठिन काम है। तो जो जोखिम है, जो विपत्ति है, उसको क्या कर लेना? विपत्ति मोल लेना। अंगूठा चूसना, बड़े होकर भी बच्चे की तरह क्या करना? ना समझी करना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा को लेकर के देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों को लेकर के मुहावरे बने हुए हैं, सबको लाइन टू लाइन समझेंगे। अंगूठा को लेकर के क्या प्रश्न बना हुआ है? अंगूठा चूसना मतलब छोटे बच्चे जैसे काम करना, यही हो गया। अंगूठा दिखाना क्या हो गया? अंगूठा दिखाना का तात्पर्य इनकार करना। देखिए, अंगूठा कई तरीके से दिखाया जाता है, आप लोग थोड़ा सा फिर इसमें धोखे मत रहिएगा। जब अंगूठा ऐसे दिखाया जाता है तो डन, अंगूठा को ऐसे दिखाया जाएगा तो नहीं, है ना, लूज का निशानी है ये। लूजर को हम लोग क्या करते हैं? इसी प्रकार से बताते हैं, विनर को ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर ठेंगा दिखाना वाली बात है। अंगूठा दिखाना मतलब हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ठेंगा दिखाना। वाक्य देखो, जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने थे, किशोरी का आश्वासन दिया था कि जब उसका बेटा इंटर कर लेगा तो उसको नौकरी दिलवा देगा। बेटा के फर्स्ट श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किशोरी ने उन्हें याद दिलाई कि मैंने तुमको नौकरी दिलवाया है, तो उन्होंने क्या कर दिया उनको? तो उसके बातों को मानने से क्या कर दिया गया है? इनकार कर दिया गया। अंगूठी का नगीना होना, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु होना। अत्यधिक सम्मानित वस्तु होना मतलब किसी व्यक्ति के अंगूठी में नग लगा हुआ है मोती का, तो कितना ज्यादा वो महत्वपूर्ण होगा उनके लिए। वैसे ही भाव क्या है? कोई भी व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसके लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जैसे अकबर के लिए बीरबल क्या था? अंगूठी का नगीना था। अंग अंग फूले ना समाना, इतना ज्यादा क्या हो जाना? प्रसन्न हो जाना कि वो फूले नहीं समा रहा है। ठीक है, ऐसा है। यहां से देखेंगे, ये पहचान आएगा कि नहीं आएगा? अंगूठा चूमना क्या होगा? खुशामद करना। अंगूठा दिखाना इनकार करना हो गया। अंगूठा नचाना, अंगूठा नचाना कैसे? ऐसे है ना, हिलाना अंगूठे को। आंसू पोछना, आंसू पोछना क्या हो जाएगा? धीरज, अपना आंसू नहीं, कोई रो रहा हो उसको जाकर के चुप कराना है, दूसरे के आंसू पोछना क्या कहलाएगा? धीरज बंधाना। आंसू बहाना, खूब रोना। आंसू पी जाना, तो आंसू आएगा उसको गिलास में डाल के पीना वाली बात नहीं है, अपने आप में क्या हो जाता है? ये दुख को छिपा लिया है। ये आंख वाला जो टॉपिक है, बिंदु है, ये पूरा आंखों को लेकर है। पढ़ेंगे आंख उठाना, आंख उठा के देखना है ना, आंख उठाना क्या होगा? हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना क्या हो गया? देखा देखी होना। आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आंखें दिखाना तो क्या होना? क्रोध प्रकट करना। आप इसको क्या कर सकते हो?
हाव भाव को एक्टिंग करके देख सकते हो, या कई लोगों ने ऐसा किया होगा तो उसको उसके लिए जो शब्द उपयोग किया है। आंखों पर बिठाना, किसी व्यक्ति को आंखों पे आंख में बैठा सकते हो क्या? नहीं बैठा सकते। तो आंखों पर बिठाना का तात्पर्य है उनका हम क्या करते हैं? आदर सम्मान करते हैं। आंखें फेर लेना, उसको कोई आ रहा होगा तो उसको देखने के बजाय नजरअंदाज कर दिया गया। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब क्या हो गया? बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंख भर आना, आंसू आना। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। होता है ना ऐसे, आंखों में धूल छिड़क के भाग जाते हैं कई लोग, तो वही भाव है। आंखें लड़ना, क्या हो गया? देखा देखी होना, प्रेम होना। आंखें लाल करना, क्रोध की नजर से देखना। आंखें थक जाना, किसी के इंतजार में आंखें थक गई तो क्या हो गया वो? आंख में चर्बी छाना, तो क्या हो गया? घमंडी होना। आंख में खटकना, बुरा लगना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, ये आया हुआ है। क्या होता है? मूर्ख धनवान। आंख का किरकिरी होना, क्या हो जाना? शत्रु होना। आंख का पुतली होना, बहुत प्यारा होना। आंख का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना। आंखें खुलना, आज तुम्हारा आंखें खुल गए, मतलब क्या हो गए आप लोग? अलर्ट हो गए, सजग हो गए। आंख आना, आंखें और दो ही तो हैं, और तीसरा आंख तो नहीं आएगा आप लोगों का। तो आंखें आना का मतलब होता है आंख में क्या हो जाना? बीमारी हो जाए। आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। आंखों में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना। आंख फड़कना, क्या होना? सगुन उचरना या सगुन होना। कौन सा है ये? सगुन तो है। आंख फड़कना सगुन है कि अपसगुन है? सगुन है। लेफ्ट आई इसको बोला जाता है। जो बायां आंख है वो फड़कता है तो सगुन होता है। ठीक है, तो यही है। आंखें लगना, प्रेम होना। जरा सा नींद आना भी होता है, आंखें लग गई, सो गए थे वैसा। आंख मारना, इशारा करना। आंख रखना, ध्यान देना। आंख में पानी रखना, मुरव्वत रखना। उर्दू शब्द कहाँ से आ गया? उंगली को लेकर देखिए, उंगली उठाना, उंगली उठा दिया गया तो क्या किया गया है? निंदा करना। उंगली पकड़ते पहुंचा फड़कना, थोड़ा सा सहारा पाकर अत्यधिक अधिक के लिए उत्साहित होना। कान में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। ऐसे कान में हम सुनना नहीं चाहते, ऐसे कर दिया जाता था कान बंद। पांचों उंगलियां कहाँ होना? घी में होना, तो क्या होता है? लाभ ही लाभ होता है। सीधी उंगली से घी ना निकलना, भल मनसाहत से काम ना होना। सीधाई से काम नहीं होता है, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो क्या किया जाता है? हाँ, क्या कहते हैं? सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी किया जाता है। घी को गर्म भी किया जा सकता है तो लिक्विड हो जाएगा, तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना। ओठ मलना, दंड देना। ओठ चबाना, क्रोध करना। ओठ सूखना, मुंह सूखना भी प्यास लगना होता है, वो भी ध्यान रखेंगे। कलेजे से लगाना, कलेजा कांपना, डरना। कलेजा थाम कर रह जाना। ये आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है ना? थोड़ा सा ब्लर होगा।
कलेजा निकाल कर रख देना, क्या होना, अति प्रिय वस्तु को भी अर्पित कर। कलेजा ठंडा हो गया तो क्या मिल जाता है, संतोष मिल जाता है। कान को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। कान उपेटना, क्या लेना, शपथ लेना। कान खोलना, कान खोल के सुनो, मतलब सावधानी पूर्वक बात सुनना। कान देना, कान दे ऐसे तो क्या होता है, ध्यान से समझना। कान पर जू ना रेंगना, बेखबर होना। कान में तेल डालकर बैठ जाना, बात सुनकर भी ध्यान ना देना। कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना। कान भरना, निंदा करना। कानों कान खबर हो जाना, बात क्या हो जाती है, फैल जाती है। कान फूकना, ये आ चुका है। कानों कान खबर, तो किसी तक एक कान का जानकारी दूसरे कान तक नहीं गया तो दूसरे तक कैसे जाएगा, तो कानों कान खबर ही नहीं हुआ है। और खबर होना मतलब बात फैल जाना। कान फूकना आ चुका है। कान फूकना मतलब क्या होता है, गुरु मंत्र देना या फिर चेला बनाना। कान फुकवाते हैं ना बहुत सारे लोग, आप लोग फुकवाए हो क्या कान? गुरु लोग क्या करते हैं, जिसको गुरु बनाते हो कान फूकते। कान काटना, बढ़कर काम करना। कान खड़े हो जाना, चौकन्ना हो जाना या फिर होशियार हो जाना। खून को लेकर है, खून खोलना, गुस्सा चढ़ जाना। खून सुखा गया, अधिक डर हो गया। आपके अंदर खून सवार हो गया, खून तो है और सवार हो जाएगा तो किसी को भी मार डालने के लिए तैयार हो जाना। और उसका खून पी जाओ तो खून पी जाना, मार डालना या सताना। खून सफेद हो जाना, बहुत डर जाना। ये आप लोगों को पढ़ रहे हो तो आसान लग रहा है ना, एकाएक आ जाएगा तो फिर परेशानी में पड़ सकते हो। गाल फुलाना, रूठना। गाल बजाना, ये आ गया, आप लोग पूछ रहे थे डिंग मारना। कान के गाल हो जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार हो जाना या बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ जाना। गर्दन पर छुरी फेरना, ये क्या है, अत्याचार करना। एक दो और है, देख लीजिए। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी होना। गहरी दोस्ती, दांत खट्टे कर देना, सामने वाले को पस्त कर देना। दांतों तले उंगली दबाना, क्या हो गया, दंग रह जाना। तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना। दांत दिखाना, ये आप लोगों को लिखना है, दांत दिखाना ध्यान से। दांत गड़ाना, हार मानना, लाचारी प्रकट करना। दांत जमाना क्या हो गया, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत गड़ाना, किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। दांत गिनना, उम्र बताना। नाक बताइए, नाक कटाना, नाक काटना, इज्जत नष्ट करना। नाक का बाल होना, प्रिय होना। नाकों चने चबवाना, खूब तंग करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, खरे स्वभाव का होना। नाक में दम कर देना, तंग करना। नाक रखना अर्थात इज्जत बचाकर रखना, प्रतिष्ठा रखना। नाक रगड़ना, मिन्नत करना। नाक में दम कर देना, तंग हो जाना। तो पढ़ेंगे क्या ये सबको आप लोग, कुछ ऐसी बातें इसमें कोई नया या फिर कुछ और जो आपको समझाने वाला चीज होता है ना, तो मुझे ठीक लगता है कि हाँ कुछ चीजें हैं जो समझाया जा सकता है, ये आप लोगों के पढ़ने का चीज है ना। तो पढ़ेंगे इसको। बहुत सारे लोकोक्ति मुहावरे का पीडीएफ दे दूंगा। सिर के लेकर है, सिर को लेकर क्या है, सिर धुनना, शोक करना। सिर पर चढ़ना,
शोक होना या बदमाश होना, मुरिम चढ़ जा ऐसे किसे, वही है। हाँ, किसी बच्चे को सिर चढ़ाना मतलब वही है, उनको क्या बनाना, लाख बनाना। सिर पड़ना, नाम लगाना। सिर फिर जाना, सिर फिरा, बोले सिर फिरा, जिसका सिर फिर गया है वो क्या हो गया है, पागल। सिर गंजा कर देना, मारने का भय दिखाना। सिर पर कफन बांधना मतलब किसी भी शहादत के लिए हमेशा तैयार होना। हाथ को लेकर के है, हाथ आना, अधिकार में आना। हाथ खींचना, काम से हाथ खुजलाना, आज हाथ खुजला रहा है। तो हाथ खुजलाता तो पैसा नहीं मिलता है, इसका मतलब है किसी को, क्या लिखा है, किसी को पीटने को जी चाहना है। हाथ देना मतलब हेल्प करना, सहायता देना। हाथ पसारना, याचना करना, मांगना। हाथ बटाना, मदद करना। हाथ लगना, आरंभ करना। हाथ मलते रह जाना, पछताना है। हाथ गर्म करना, छोड़ देना। हाथ चूमना, हर्ष व्यक्त करना। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, जी जान से लग जाना। किसी को हाथ पर हाथ धरे बैठना, बेकार बैठे रहना। हाथ मारना, उड़ा ले जाना, लाभ उठाना। ये आया था क्या एक बार, हाथ मारना आया है, लाभ उठाना ऑप्शन में था शायद ना। कई लोगों को जैसे कुछ काम से वो ज्यादा फायदा हो गया उसको, तो हम छत्तीसगढ़ी में भी क्या बोलते हैं, हाँ तो वही है, बढ़िया लाभ उठाए हो। हाथ धो बैठना, हाथापाई करना, मुठभेड़ होना। हाथ पकड़ना, किसी स्त्री को पत्नी बनाना या आश्रय देना। हाथ साफ करना, उड़ा ले जाना। अब ये तो पहचान नहीं आएगा, ये बहुत सारे लोकोक्ति मुहावरे हैं जिसको अब पढ़ना है। कल हम लोग किस पे बात करेंगे, वाक्य में आ गए हैं, है ना। वाक्य किसको कहते हैं पहले उसको पढ़ेंगे, फिर वाक्य शुद्धि शुद्धि को पहले पढ़े उसके बाद पढ़ेंगे। लोकोक्ति को मैं भेज दूंगा पीडीएफ, अच्छे प्रिंट वाला जो है और है, उसको भेजूंगा, उसको आप लोग पढ़ेंगे। और केवल पढ़ना है, रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति आप लोगों को आसानी से उसको बना सकते हो। परिभाषा को लेकिन याद करना जरूरी है, किसको लोकोक्ति किसको मुहावरा कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर। कल हमने एक चीज छोड़ा था, ये बहुत दिन से चल रहा है, इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या, सेल, जा रहे हो क्या आप भी, सेल थोड़ा सा बचा है, इसको मैं बता करके आपको छोड़ दूंगा आज। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। थोड़ा सा बचा हुआ था ये सेल डिवीजन, इसको देख लेंगे, फिर आप लोगों का आज क्लास कंप्लीट हो जाएगा। सेल का विभाजन या कोशिका का विभाजन किसको कहते हैं। अभी तक हमने देखा है कि सेल का निर्माण कैसे होता है। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, चीजें होती है जिसका अलग अलग कार्य होता है। प्रोटीन आप लोगों ने टेस्ट दिया है, डाला था उसको, ठीक है, देते हैं।
हर दिन देना है, कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा, 20 प्रश्न 30 प्रश्न। अगर सबका एक पीडीएफ संकलित कर लिया जाए और वो जितनी बार दोगे उतनी बार वो रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार देने के बाद आपका हट जाएगा स्कोर, हमेशा देते रहेंगे। आप लोग भी ऐसी बना करके दे सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। टेस्ट जो डलता है लिंक जेमिनी वाला नॉर्मल गूगल से खुल जाता है, उसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। सेल विभाजन को देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है, सेल को। अब सेल अपने आप में क्या करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, तो अपने आप में क्या बोलता है, एक सेल से 2 सेल वो बना सकता है, 2 सेल से 4 सेल बन सकता है। और सेल बनाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, और उस बनने का तरीका को हम लोग सीधा सीधा क्या नाम से जानते हैं, विभाजन के नाम से जानते हैं। सेल टूट करके ही अन्य नया सेल बनाता है। कोशिका विभाजन कब होगा, तो कोशिका विभाजन तब होता है जब कोई एक मूल कोशिका, अपने आप में जो सुविकसित कोशिका है, वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में जब वो क्या होता है, टूटता जाता है, विभाजित होता जाता है। और जब वो टूटता है तो नया जो सेल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतति या पुत्री, है ना, पुत्र पुत्री जिसको संतति कहा जाता है। ठीक, जब कोशिका का विभाजन होता है या होता रहता है तो केवल ऐसा नहीं है कि कोई सेल ऐसा हुआ और वो सेल ऐसे 2 भागों में बटा और उसके बाद 2 सेल ऐसे बन गया। ये सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। ये उसको समझने के लिए कोशिका एक बहुत लंबा चौड़ा सेल साइकिल से गुजरता है, कोशिका चक्र से गुजरता है। सेल साइकिल को समझते हैं आप लोग, कैसा ये सेल साइकिल होता है? इतना डीप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे सेल में? आप लोग तो पढ़े रहे होंगे, कॉलेज में तो पढ़े ही होंगे, और कॉलेज तो हम पढ़े नहीं है। सभी कोशिकाओं में क्या होंगे, सभी कोशिकाएं 2 में विभाजित होकर प्रजनन करती हैं, जहां प्रत्येक पैतृक कोशिकाएं 2 संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। देखिए इसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी में ये चीज हो। कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो अकेले ही 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो 2 का, फिर उसके बाद 2 का। कहने का मतलब है कि जब निर्माण हो रहा होता है, जो सेल बन रहा होता है, तो क्या होता है, पैतृक कोशिकाएं या मात्र कोशिकाएं, केवल मात्र कोशिकाओं से ही सेल बनेगा, कई बार मात्र कोशिकाओं तो कोशिकाओं से अन्य सेल का निर्माण होता है। तो जब नया सेल फिर बनता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, खुद भी और सेल बना सकते हैं, और जब सेल बनेगा वो और सेल बना सकते हैं। तो ऐसे कई ऐसे सेलों का निर्माण किया जा सकता है। इसी कारण यहाँ लिखा हुआ है, जब नई लगातार सेल बनते हैं तो अपने हिसाब से वो पूरा का पूरा एक आबादी का निर्माण वो कर सकते हैं। जो एक एकल पैतृक कोशिका से या उसके वंशज से विभाजन होता है और वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिका से माना जाता है। और कुछ क्या होते हैं, अन्य कोशिकाओं से भी, मत इधर, अन्य तरीकों से भी होता है। इसमें 3 तरीका बताया गया है, इसको देखेंगे। कोशिका विभाजन के 2 स्तर या चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है, उधर से जाना, डिस्टर्ब हो सकता है बार बार। कोशिका विभाजन 2 अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें से पहला जो विभाजन है वानस्पतिक विभाजन कहलाता है। इसमें प्रत्येक संतति कोशिका मूल कोशिकाओं का क्या करता है, प्रतिलिपि बनाता है, प्रतिकृति बनाता है, नकल करता है। इसे माइटोसिस कहते हैं। दूसरा जो होता है कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें 2 के बजाय कितने होंगे, 4 संतति कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम लोग कल देख रहे थे 2n के हिसाब से, अभी वो आएगा। कैसे सेल बढ़ता है, टूटता है और फिर से नए कोशिकाएं बनती है, इसको देखें। कोशिका अपने आप में टूट करके और सेल्स बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट कब आया है, सेल विभाजन, सेल डिवीजन या कोशिका का विभाजन को सर्वप्रथम 1885 में एक जैव वैज्ञानिक है जिसका नाम है विर्चाउ, उन्होंने देखा और इन्होंने बताया
कि शरीर में, किसी जीव के शरीर में, मान लो ये किसी व्यक्ति का शरीर है तो बहुत सारे सेल इनके अंदर है, तो फिर से ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 सेल है तो 8वां सेल जनरेट अलग से नहीं होता है। इनका मानना था कि जो सेल बनेगा इन्हीं से अलग होकर के सेल्स क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ना कि अलग से कोई और आता है। तो जो नई कोशिकाएं हैं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनता है, ये बताने का प्रयास किया किसने, विरचाऊ ने। और इन्होंने जब बताया तो ये कॉन्सेप्ट दिया कि कोई ऐसा जो होता है सेल, जो हम लोग क्या बोलेंगे, पैतृक कोशिका या क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल या मातृ कोशिका कहते हैं, यही टूटता है 2 भाग में और एक सुविकसित सेल खुद में निर्माण करता है, जिसको हम लोग डॉटर सेल या संतति कोशिका कहते हैं। ठीक, कितने तरीके से सेल टूटता है, 3 तरीके से टूटता है। पहला जो हो गया असूत्री विभाजन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है, एमिटोसिस डिवीजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, सबसे ज्यादा ये एग्जाम में जो पूछा जाता है समसूत्री से और अर्धसूत्री से, इसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है मियोसिस डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ये तीनों की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। किसमें किसमें ये होता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे जब हम बात करेंगे ऐसे जीवों का जो क्या होंगे, एक कोशीय होते हैं और क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जो डिवीजन होता है वो असूत्री विभाजन की तरह होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं जैसे जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक के आप लोग देखे थे, बैक्टीरिया देखे थे, जिसमें साइनोबैक्टीरिया से लेकर के, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है असूत्री विभाजन का, कि जब हम सेल को अलग अलग तरीकों से हर प्रक्रिया के माध्यम से ये टूटता है तो ये जो केंद्रक होता है वाली बात है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सेल का जो विभाजन होगा तो पूरा सेल जब 2 भागों में बढ़ता है तो उसका पूरा का पूरा समय, ठीक है, उस केंद्रक को विभाजन करने में लगा देता है। सेल का बनना एक छोटी सी प्रक्रिया है, एक सेल से दूसरा सेल बनना, लेकिन एक सेल अपने आप में पूरा तैयार होना सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरा है सूत्री या फिर समसूत्री, किसमें होता है, जिसमें कायिक कोशिकाएं होती हैं और समस्त जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री, मानव के अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके, अब देखते हैं कौन सा विभाजन, असूत्री विभाजन। ऐसे विभाजन किसमें होगा, पहली बात तो सेलों का प्रकार है जिसमें यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है, अविकसित कोशिकाओं में या फिर प्रोकैरियोटिक जीवों में होगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर नीली हरी शैवाल। ठीक, ये सब को अगर आप देखें तो ये सामान्य तरीके से अपना प्रतिलिपि अपने तरीके से कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। सेल हो गया, एक सुविकसित सेल है, सेल ये पूरा सेल है और उसके अंदर क्या है, एक केंद्रक है। समय बीता जाएगा और सेल का आकार बढ़ेगा और ये केंद्रक भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, धीरे से फिर से आकार बढ़ा और केंद्रक का भी स्थान थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब सेल में केंद्रक का विभाजन हो जाता है। क्या हो गया, उसका केंद्रक अब 2 केंद्रक बन चुका है और ये जो कड़ी है बहुत पतली हो गई है। उसके बाद जब ये देखा जाता है तो 2 फिर से यही है, किसका टूटना हो गया, सेल का विभाजन। लास्ट में अंतिम में सेल का विभाजन होता है, उससे पहले ही पूरा प्रक्रिया केंद्रक के विभाजन में लगा दिया जाता है पूरा समय। इसमें तो पहले से ही सेल टूटे बिना ही केंद्रक अलग हो चुका रहता है और फाइनली क्या हो जाता है, दोनों सेल्स टूट जाते हैं। तो इसमें से एक जो है क्या कहलाता है,
मात्र कोशिका, एक कहलाता है संतति कोशिका। कौन सा तरीका है ये? असूत्री विभाजन। किसमें किसमें होता है असूत्री विभाजन? तो बिल्कुल बैक्टीरिया, निरीहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ या ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें केंद्रक नहीं होते उसमें भी ये होगा। इसके बाद जो आपके लिए काम का है वो है फिर समसूत्री विभाजन। किसने दिया था समसूत्री विभाजन? लिखेंगे अच्छे से इसको। समसूत्री विभाजन आपको जंतु कोशिका में सबसे पहले कौन देखा था? जर्मन जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा 1879 में, और इसको क्या नाम दिया? माइटोसिस। ठीक है, अब ये माइटोसिस एक प्रकार की प्रक्रिया का भी नाम है। ठीक है, घाव को भरने में काम करता है, कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है। कौन? यही सब सेल जब बनाता है, क्योंकि अपना प्रतिलिपि बनाता है, तो यही सब इंसान के अंदर हाथ पैर कट गया तो सेल डैमेज, तो जैसे ही ये सब होता है क्या बना दिया गया है और सेल्स तुरंत बनना शुरू हो जाता है। जितना शरीर के अंग कट छट होते हैं उतना ही ज्यादा सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, देखने कैंसर का जो है शरीर के कुछ हिस्से में गांठ है, उसको काट दिया गया तो तुरंत क्या हो जाता है, वहां पे सेल तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। जिस कोशिका से बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मात्र कोशिका। और इसमें क्या होगा? दो प्रकार से ही विभाजन होता है समसूत्री में अपने ही समान। एक होगा जैसे कोई 46 गुणसूत्र वाला क्या है, एक कोशिका है जो अपने समान दो कोशिकाएं बनाता है, तो 46 गुणसूत्र का बराबर गुणसूत्र के क्या होंगे? संतति कोशिकाएं मिलेंगी। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समसूत्री विभाजन में, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, समसूत्री विभाजन में जब क्रोमोसोम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। सेल में क्रोमोसोम ही जो गुणसूत्र होते हैं वही लाइनअप होता है, वही केंद्रक में जाएगा, वही केंद्रक को विभाजित करने में मदद करता है। तो क्रोमोसोम, जब समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो इसमें जितना क्रोमोसोम है उतने उतने क्रोमोसोम दोनों में बराबर बराबर आ जाते हैं। 46 है तो 46 आ जाता है, इसी कारण समसूत्री कहा जाता है। अर्ध में आधा आधा आता है, 46 है तो 23 आएगा। ठीक है, उसके बाद वो 23 का 23 फिर रहेगा। पहला जो विभाजन होता है उसमें अर्धसूत्री में हाफ होता है, अर्ध होता है, आधा होता है। ठीक है, तो किसकी संख्या? क्रोमोसोम की संख्या इसमें जैसा का तैसा बराबर होता है। अगर किसी का गुणसूत्र 46 है तो 46 मिलेगा, किसी का गुणसूत्र 22 है तो 22 मिलेगा, किसी का गुणसूत्र 12 है तो 12 मिलता है। तो अब देखिए यहां से ये जो स्टेप है, यहां से लगातार प्रश्न पूछा जाता है समसूत्री विभाजन में होता क्या क्या है। तो पहला जो है, सेल बनने की जो प्रक्रिया होती है एक चक्र के द्वारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका चक्र या सेल चक्र। ठीक है, क्या बोला जाता है? कोशिका चक्र या सेल चक्र। दो स्टेप होते हैं इसके। ठीक है, क्या होते हैं? दो स्टेप। एक स्टेप को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, एक स्टेप को बोलते हैं इंटरफेस, दूसरा स्टेप को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस या सूत्री अवस्था। इसके स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। जो शिक्षक भर्ती हुआ था रिसेंट, इससे पहले, तो शिक्षक भर्ती में अंतरावस्था का जो मूल चीज और है उसको पूछ दिया था, जो हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं था, जिसको आप लोग लिखेंगे। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें ये स्टेप को पूछा गया था। ठीक है, कैसे कैसे कोशिका का विभाजन होता है, एक चक्र चलता है। यहाँ पे लिखा है कोशिका का विभाजन की तैयारी जो होती है। ठीक है,
उसमें सबसे बड़ी अवस्था, सबसे ज्यादा समय कहाँ लेता है, ये अंतरावस्था में ही होता है। क्या होता है, अंतरावस्था में ही होता है। इसमें आप लोगों ने, मैं लिख देता हूं आप लोगों को, G1 सुने हैं, G1 का कॉन्सेप्ट S है, G2 उसके बाद होता है माइटोसिस, फिर आता है G0। G0 ये पढ़े हैं आप लोग, ये पढ़े हैं G1 क्या है, S क्या है, ये चक्र होता है कोशिका चक्र का, पढ़े थे ना आप लोग, ध्यान आ रहा होगा। ये पूछा गया था शिक्षक भर्ती में, ठीक है। और ये कौन सी अवस्था में होता है, इंटरफेस की अवस्था में ये आता है, ठीक है। ये कब आता है, इंटरफेस की अवस्था में आता है। जैसे हम लोग सेल को बात करते हैं, एक सेल है जो टूटने वाला होगा, कहाँ बनाऊं, छोटा कर देता हूं उसको। एक चक्र होता है कोशिका का, जिसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, आप लोगों को मिल भी जाएगा। सबसे पहले जो स्टेप है, कौन सी अवस्था, अंतरावस्था। पूरा काम जितना भी विभाजन होगा, सेल बनने का काम, दो टुकड़ा टूटने का काम कौन सा अवस्था में होता है, इंट्राफेस, इंटरफेस। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जीवन, ठीक है, यही होता है अंतरावस्था का पहला स्टेप क्या है, जीवन होगा। जीवन का मतलब क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, अब कोशिका विभाजन की तैयारी करते हैं, रेडी होता है क्या, जितना सेल है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जीवन में होता है कोशिका का विकास। एक पहला स्टेप हो गया, कोशिका का क्या हो गया, विकास होता है। उसके बाद स्टेप है एस, एस स्टेप से गुजरता है सेल, कोशिका का विकास धीरे धीरे होता जाता है। उसके बाद होता है यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए क्या होता है, तैयार होता है। तीसरा स्टेप होता है G2, G2 का मतलब हो गया, ये पूरा अंतरावस्था की हिस्सा है ना। G2 का मतलब होता है, इधर नहीं आना, माइटोसिस के लिए तैयार। हाँ, G2 में जब कोशिका G2 अवस्था में आ जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसके लिए तैयार हो चुका है, माइटोसिस, अर्थात दूसरा स्टेप सूत्रीय अवस्था में जाने के लिए रेडी है। पहला अवस्था अंतरावस्था कहलाता है, 90% 95% काम किसमें होता है, जैसे अभी देखें हम लोग, ये ऐसा होता था, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्टेज है, उसी में ये हो रहा है। पहला जीवन का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखेंगे, सेल का डेवलपमेंट होता है अच्छे से। G2 में उसमें डीएनए का, फिर उसके बाद वो G2 की जो अवस्था होती है, जो आपके पास कोशिका का स्थिति है, वो विभाजन के लिए तैयार, ठीक है। अब होता है पूरी प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सी अवस्था, सूत्रीय अवस्था आता है। और सूत्रीय अवस्था के दो तरीके होते हैं, अब इसमें आ जाते हैं। सूत्रीय अवस्था के कितने तरीके हैं, दो। पहला ये होता है केंद्रक का विभाजन, ठीक है, ये खत्म, अंतरावस्था खत्म। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आता है G0। G0 का मतलब होता है, कई बार हम कोशिका का विभाजन तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, तो बचे हुए कोशिका का विभाजन, बचे हुआ कोशिका कहाँ चला जाता है, बचे हुए सेल को हम लोग G0 में रखते हैं, और G0 को फिर से हम क्या करते हैं, इसी रूप में समझते हैं। सर्कल समझ में आ रहा है क्या, ये बहुत ज्यादा डीपली जानकारी है कोशिका के बारे में। जो सूत्रीय अवस्था में हम जब आते हैं, तो सूत्रीय अवस्था में 5 प्रोसेस होते हैं।
माइटोसिस में कितने प्रोसेस? 5 प्रोसेस। इसको याद करने के लिए कई जगह सूत्र भी है, PM80 और साइटोकाइनिन। PM80 साइटोकाइनिन। पी से होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलाफेस। पी से प्रोफेस, एम से मेटाफेस, ए से एनाफेस, टी से टेलाफेस। और टेलाफेस के बाद अंत में सेल क्या हो जाता है? टूट जाता है। सेल टूटता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया, अर्थात कोशिका टूटने की प्रक्रिया। ये 5 प्रोसेस होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब सेल असूत्री विभाजन होता है तो कोई प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती, वो धीरे धीरे विकास करता जाता है, ग्रोथ करता जाता है और निश्चित रूप से दोनों में केंद्रक हो जाते हैं, टूट जाता है। असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जब होता है तो उसके लिए 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है इंटरफेस या अंतरावस्था और दूसरा चरण होता है माइटोसिस। जो अंतरावस्था होता है वो 3-4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वो होता है, पहला जो होता है G1 का स्टेज कहलाता है, जिसमें कोशिका अपना ग्रोथ कर रहा होता है। धीरे से उसमें क्या आता है? एस प्रक्रिया में DNA का उसमें कार्य होता है। उसके बाद G2 का जो प्रोसेस होता है उसमें माइटोसिस के लिए, अर्थात इस सूत्री विभाजन के लिए वो कोशिका अब रेडी है। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर मतलब तैयारी करता है कि अब वो टूटने वाला होगा, इसके लिए G2 में। ऐसा ही पढ़े रहे होंगे आप लोग, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ऐसे ही बता रहे होंगे, अब जैसा भी हो। पेपर में तो ऐसा ही उत्तर आएगा, ऑप्शन आएगा तो बना देना भैया। ये क्या है? अब सूत्री अवस्था की लिए तैयारी। इसमें क्या होगा? 5 स्तर अब होंगे सूत्री अवस्था में। ठीक, 5 अवस्था में PM80 याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। PM80 प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलाफेस और लास्ट में साइटोकाइनिन, कोशिका का विभाजन। और ये अभी सीजी टेट में आया है, ये वाला चारों का नाम है ना, यही तो आया था। या फिर इंट्राफेस भी लिखा होगा तो ध्यान रखेंगे, इंट्राफेस पहले होगा, ठीक है, तब तो मेटाफेस हो रहा है या फिर प्रोफेस हो रहा है। आगे बढ़े, थोड़ा सा देखते हैं कैसा ये टूटता है। सबसे पहले क्या काम होगा? केंद्रक का विभाजन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पूरा चरण तो खत्म हो गया, इंटरफेस खत्म। अब हम वो 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलाफेस, ये 4 चरण का हम लोग काम देखते हैं। उसके बाद क्या होगा? यही सेल केंद्रक विभाजित का काम होने के बाद यही 2 केंद्रक अलग वाले एक ही सेल में रहते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये सबसे अंतिम प्रक्रिया है। ठीक, केंद्रक का विभाजन हो चुका है, 4 चरण में अब ये काम होगा। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? प्रोफेस, PM का P या फिर पूर्व अवस्था। प्रोफेस में अब एक इमेज दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा बॉक्स गोल सर्कल दिख रहा है, ये एक कोशिका है। कोशिका में क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा होगा आपको क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम, गुणसूत्र है। किसी भी कोशिका में गुणसूत्र डिस्टर्बेंस रूप से अलग अलग अवस्थाओं में पड़े रहते हैं। तो जब पड़े रहते हैं तो इसमें क्या होता है? शुरुआत अवस्था में ये क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में किसमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं? झुंड में। ठीक है, शुरुआत कोशिका का यहां से होता है, झुंड में दिखाई देना शुरू हो गए और इतने सारे होते हैं, झुंड में है ये, इतने ज्यादा होते हैं कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सारे गुणसूत्र घूमते रहते हैं आसपास। उसमें एक और कुछ दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा एक काले रंग का ऊपर नीचे दिख रहा है, उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम बोला जाता है, तारक काय। तारक काय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वही एक ऐसा पदार्थ होता है जो गुणसूत्र को क्या करेगा? तोड़ने का या लाइन अप करने के लिए काम करता है। तो तारक काय दोनों ध्रुवों की जाने लगता है, ये भी ऐसे घूमते रहते हैं। और एक सेल में, ये सेल है, क्रोमोसोम घूम रहे हैं और तारक काय इस प्रकार से संरचना है कि इसके अगल बगल में एक हल्का कांटे जैसे निकले रहता है।
यही कांटे जैसा कहना चाहिए चुंबकत्व का काम करता है, वही क्रोमोसोम को खींचेगा अपनी तरफ धीरे से। तो क्रोमोसोम लोग घूम रहे हैं इधर उधर, गुणसूत्र लोग घूम रहे होते हैं। इसको एक झुंड में आने का काम जो होता है कब होता है? पहला अवस्था में। तारक काय का काम होता है कि इस अवस्था में वो कहाँ जाए? ध्रुव, ध्रुव समझते हैं, अपने अपने ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में वो जाता है। तो पहली अवस्था ये हो गई। दूसरी अवस्था देखेंगे, इमेज दिखा। दूसरी अवस्था में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो क्रोमोसोम है वो लाइन अप हो रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एक लकीर में, एक लाइन में आने का काम होता है। वो फेस कौन सा फेस कहलाता है? मेटाफेस। इसमें और स्पेशल क्या चीज होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है या तारक काय है ना, ये जो उभरा उभरा है उसको क्या कहते हैं? नहीं, किसी भी सेंट्रोसोम में ऐसे उभरा हुआ जो कांटा जैसे दिख रहा है, एक धतुरा देखिए ना, धतुरा, वही एग्जाम्पल समझ सकते हैं। क्या कहा जाता है? तरकुतंतु सुने हैं, हिंदी में बोला जाता है स्पाइडर फाइबर, है ना, उसको यही है, वो निकला निकला हुआ, ठीक है। आप ही सुने हो लगता है, पूरे पढ़े हैं ना, सुने होंगे। बाकी तो विषय वाले नहीं है, उन लोग से मैं पूछता भी नहीं हूँ, दो ही लोगों से पूछा जाएगा अभी। ठीक। तीसरे अवस्था में क्या दिख रहा है आपको? आप देखेंगे और बताएंगे। तीसरा अवस्था एनाफेज की अवस्था है, और एनाफेज की अवस्था में हमने देखा ये तरकुतंतु जिसको हम लोग स्पाइडर फाइबर बोल रहे हैं या फिर तारक काय बोल रहे हैं, ये अपनी ओर गुणसूत्र को क्या कर रहा है? खींच रहा है। और जैसे ही गुणसूत्र इधर खिंचाया तो अगला स्टेप जो टेलोफेज है, वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा अब दो भागों में बंटकर तैयार होने लग गई है, ठीक है। इस यहां जितना खींच लिया वो इधर चला गया, उधर जो खींच लिया वो उधर चला गया। तो ये चार अवस्थाएं हो गई। हो सकता है आगे इसमें एक्सप्लेन होगा। दूसरा अवस्था देख लेंगे, वही जो बता रहा हूं, स्प्लेंडन फाइबर जिसको कहते हैं। एनाफेज में क्या हो रहा है? तरकुतंतु, यही जो क्रोमोसोम में सेंट्रोसोम में है तरकुतंतु, दोनों ध्रुवों की ओर क्या हो? खींच लेता है। कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, ठीक। फिर धीरे से कौन सी अवस्था हो जाती है? टेलोफेज। क्या हो गया? टेलोफेज, ये वाला। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रहे हैं, और एक झिल्ली का निर्माण हो गया। एक झिल्ली में पैक हो चुका है। अब जितने क्रोमोसोम थे, जितने गुणसूत्र थे, यहाँ पर भी चला गया। और आपको क्या देखने मिलेगा? जैसे ही ये एक झिल्ली में बंद हो जाते हैं, इनके अंदर एक क्या आ जाता है? केंद्रक, ठीक है। एक कोशिका में अब कितने केंद्रक हो गए? अभी अलग हुआ नहीं है, दो केंद्रक बन चुके हैं अब, ठीक। दो केंद्रक बना। उसके बाद जैसे ही दो केंद्रक बनता है, हम सबसे अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं। अब वो स्थिति आ गई है कि जो थोड़ा सा बचा हुआ है, चिपका हुआ, वो अलग होने का। और वही जो प्रक्रिया होगी, वही कोशिका विभाजन की अंतिम प्रक्रिया होती है। उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? उसी का हम लोग साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ये ऐसा स्थिति होती है जहां पर एक सेल दो सेलों में टूट जाता है, और ये पूरा प्रोसेस फिर से लाइन से आपको देखने मिलेगा। कौन कौन सा फेस हो गया? अगर इसके पहले मैं क्या लिख दूं? इंटरफेस लिख दूं, ठीक है। तो इंटरफेस पहला हो गया। उसके बाद ये जो है पूरा माइटोसिस का प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस किसका है? समसूत्रीय माइटोसिस का है। और ये इंट्राफेस का है। इंट्राफेस में कितने स्टेप होते हैं? G1, S और G2, और सबसे लास्ट में आता है फिर G0। हो सकता है कई बार सेल ना टूटे, तो सेल नहीं टूटता है तो किस में चला जाता है? वो G2 में चला जाता है। तो फिर वो फिर से भाग लेता है, फिर इसमें अपना फिर से ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर से वो होता है। तो हो गया इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस,
टेलाफेस या टेलोफेस और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। याद होना चाहिए, इतना डीपली आप लोगों को बताया जा रहा है। सेम प्रोसेस फिर किसमें होगा, असूत्री विभाजन में। उसमें एक चीज होता है, आगे बढ़ूं क्या, एक चीज होता है कि जब हम अलग कर रहे होते हैं किसको, कोशिका को, तो वे दो भागों में होता बढ़ जाता है, और दो भागों में बढ़ता है तो उसका जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या हाफ हाफ हो जाती है। इसमें जितने हैं उतने, पहले स्टेप में हाफ हाफ होता है, उसके बाद वहां से फिर से बनती है तो वो जितना है उतना ही चला जाता है। तो इसमें अर्धसूत्री में मियोसिस कहा जाता है उसको, उसको माइटोसिस कहा जाता था। दो स्टेप हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। पहला जो स्टेप है जैसे उसमें हुआ था, ठीक है, उसमें भी पूरा प्रोसेस होगा, जैसे प्रोफेस होगा, मेटाफेस होगा, एनाफेस होगा, टेलोफेस होगा। इसमें एक चीज होता है, उसमें क्या बन रहा था, एक सेल था, उससे कितने सेल बन रहे थे, दो सेल। इसमें होता है, ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद ये जब तैयार होता है तो दो तो बनते ही हैं, उसके बाद फिर से क्या बन जाते हैं, दो। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 इसको काउंट किया जाएगा, 4 कोशिकाएं बनती है। अगर ये 46 है तो कितने में, आधा आधा में जाएगा, 23 23 में, और ये 23 23 23 23 ही रहता है। ठीक है, तो 23 और 23 कितने हो गए, 46। इसी कारण से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये n हो गया, ये n हो गया, तो n से n ही बनता है, n से n ही बनता है, ठीक, और n n मिल करके 2n बनता है। इसी कारण से इसी को हम लोगों को समझना होगा। अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होता है, जिसमें एक जनन कोशिका का कितने सेल डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। कुछ स्टेप हैं, ये पूछ दिया जाए तो ध्यान रखेंगे। इसमें जो होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिंग, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस, ये प्रोसेस होगा। वो कैसे है इसमें इमेज में देख लीजिए, इसमें है क्या नीचे, लेप्टोटीन का मतलब ये हो गया, और जाइगोटीन, और यहां पर लेप्टोटीन का मतलब ये होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं, जैसे उसमें झुंड था, इसमें पूरे तार जैसे उलझे हुए होंगे, वायर को अगर मिला दिया जाए तो उलझे हुए रहते हैं, वैसी ये ऐसी अवस्था होती है। और इसमें भी सेंट्रोमेयर उपस्थित होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी अवस्था, लेप्टोटीन। गुणसूत्र आपको कैसे मिलेंगे, बहुत पतले धागों के समान उलझे हुए मिलेंगे, जिसको हम लोग लेप्टोटीन कहते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटीन। हमने उलझे हुए जो पतले धागे के समान होता है, अगले स्टेप में वो क्या बन जाता है, एक पेयर बना लेता है, जोड़ी बना लेता है और सेटअप बना लेता है। ठीक है, आप लोगों ने डीएनए गुणसूत्र पढ़ा होगा, ऐसे सीढ़ी वाला दिखाई देता है ना, तो ये बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। तीसरी अवस्था में ये दोनों क्या हो जाते हैं, उसी में होगा नीचे, क्या हो जाते हैं तीसरी अवस्था में, पैकेटिंग, अर्थात जितना जो पेयर बनना होता है वो प्रोसेस पूरा हो गया, और अपने अपने समजात गुणसूत्रों के जीन विनिमय हो जाता है। जो जीन्स आप लोगों ने जीन विनिमय समझा होगा, जीन विनिमय पढ़ा होगा, क्रॉसिंग ओवर, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, क्रॉसिंग ओवर समझते हैं ना, जीन का जो माता पिता के गुण बच्चों में कब जाता है, जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर है ना, जीन का आदान प्रदान, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान। तो कहना चाहिए पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जब जा रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये प्रोसेस कब होता है, पैकेटिंग के समय। ठीक है, और एक स्टेप और है जिसको आप देख लीजिए, जो दोनों में अंतर, क्या अंतर है, समसूत्री जिसको आप भी जस्ट पढ़े हैं, कायिक में होता है, और अर्धसूत्री जिसमें 4 बनते हैं वो जनन कोशिकाओं में होता है। उसमें कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। इसमें 2 कोशिकाएं बनती है, इसमें 4 कोशिकाएं बनती है। इसमें किसी भी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ बाहर नहीं जाता। इसमें आनुवंशिक विविधताएं, विभिन्न गुणसूत्र जनन से
संतति में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, यही चीज है कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ आदान प्रदान नहीं, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री में जाता है। इस कारण से जो मानव का जो सेल है, मानव का सेल का विभाजन होता है, या आप लोगों ने देखा होगा लैंगिक प्रजनन का जो हिस्सा होता है अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, तो कुछ इसमें और बताना होगा, पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। अगला जो स्टेज है, अगला जो इसमें का टॉपिक है वो सहायक शिक्षक के पर्यावरण के सिलेबस का हिस्सा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो साइंस का ही हिस्सा है और पर्यावरण का भी हिस्सा है ना, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग वाक्य पे बात करेंगे और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य, वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार,